हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल एंड आज हम बात करेंगे हमारे एसीए फाइनल के फोर्थ पेपर कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस के सजेस्टेड आंसर्स नवंबर 18 की। तो क्वेश्चन वन का ए से स्टार्ट करते हैं। जी के एसोसिएट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने अर्न किया है टोटल प्रॉफिट 85 लाख का पास्ट 6 ईयर्स में, और इसने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है इन सालों में। अब कंपनी जो है प्रपोज करती है अप्रोप्रिएट ए पार्ट ऑफ दिस अमाउंट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, जिसमें इसने अर्न किया है एक प्रॉफिट 8 लाख का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया डिविडेंड 25 लाख का, जो कि 25% ऑन पेड अप कैपिटल है। क्या जी के एसोसिएट पब्लिक लिमिटेड डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड आउट ऑफ इट्स पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व से? एक्सप्लेन करो प्रोविज़न कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो इसके आंसर पे आते हैं। अब सेक्शन 123(1)(a) कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर या पेड किया जाएगा एक कंपनी के द्वारा एनी फाइनेंशियल ईयर के एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड और आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2 प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, या आउट ऑफ प्रॉफिट्स किसी भी फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के या ईयर्स के अराइव्ड होंगे जो कि आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दैट सबसेक्शन, और रिमेनिंग जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा या दोनों में से। रूल 3 जो कहता है कंपनीज का डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 का, कि अगर इनएजुकेसी होती है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स होता है किसी भी साल में, एक कंपनी जो है डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड फ्री रिजर्व से, सब्जेक्ट फुलफिलमेंट होनी चाहिए इन कंडीशन की। पहली कंडीशन है कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए पिछले 3 सालों के एवरेज रेट के से इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर, प्रोवाइडेड कि ये सब रूल अप्लाई नहीं होगा एक कंपनी को जिसने 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है। दूसरा है टोटल अमाउंट जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से निकाला जा रहा है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/10 ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व एज अपीयरिंग, जो कि लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है। और तीसरा पॉइंट है अमाउंट जो कि ड्रॉन किया जा रहा है रिजर्व से वो यूटिलाइज होगा पहले सेटअप करने के लिए लॉसेस इनकर्ड फाइनेंशियल ईयर में, जिस जिस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, जो कि बैलेंस ऑफ रिजर्व होगा आफ्टर सच विड्रॉल वो बिलो होना, उस वो रिजर्व का बैलेंस बिलो नहीं जाना चाहिए 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल के एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस केस में जी के एसोसिएट पब्लिक लिमिटेड है जो कि जिसने डिक्लेयर नहीं किया है डिविडेंड पास्ट 6 ईयर से, टोटल अमाउंट जो कि ड्रॉन है फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड रिजर्व वो एक्सीड नहीं होगा 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स, जो कि अपीयरिंग कर रही होंगी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रपोज डिविडेंड 25 लाख का है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल है, तो पेड अप कैपिटल हो गई 1 करोड़ रुपये। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व इनने बताए थे 85 लाख रुपीज़ हैं, इसलिए टोटल अमाउंट जो कि ड्रॉन किया जा सकता है फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो हो गया 1/10 ऑफ 185 लाख, तो 18.5 लाख तक का दिया जा सकता है। अब जब अमाउंट टू बी ड्रॉन इज ₹17 लाख करा जाएगा, 25 लाख बीइंग प्रपोज माइनस 8 लाख बीइंग करंट प्रॉफिट, तो हमें 17 लाख निकालना है, मगर 18.5 लाख हमारे हम निकाल सकते हैं, तो 17 लाख ही निकालेंगे हम, आराम से निकाल सकते हैं। मगर बैलेंस और रिजर्व जो है वो मोर देन इक्वल टू 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल हो गया 15 लाख रुपये। बैलेंस जो है रिजर्व में आफ्टर विड्रॉल कितना होगा 68 लाख, जो कि 15 लाख से बहुत ज़्यादा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है, क्योंकि इसलिए इन द गिवन केस कंपनी डिक्लेयर कर सकती है पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व से वेदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द करंट ईयर, और आल्सो यूटिलाइज कर सकती है कि करंट प्रॉफिट ऑफ ₹8 lakhs फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज पर सेक्शन 123(1)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे आते हैं। मिस्टर एक्स एक डायरेक्टर है सनराइज लिमिटेड के, अपॉइंट किया गया है
अपॉइंट किया गया 1 अप्रैल 2014 को। वन ऑफ द टर्म्स जो है अपॉइंटमेंट की वो थी कि इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेसी ऑफ प्रॉफिट्स, या कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ उसे रिम्यूनरेशन दी जाएगी इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5। कंपनी को हैवी लॉसेस हो गए और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 में कंपनी इस पोजीशन में नहीं थी कि कोई भी रिम्यूनरेशन पे कर सके, मगर उसे 50 लाख रुपए पे कर दिए गए एज पर 2 अदर डायरेक्टर्स को भी किए गए थे। इफेक्टिव कैपिटल जो है कंपनी की वो 150 करोड़ रुपए है। रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज कंटेन्ड इन शेड्यूल 5, एग्जामिन करो वैलिडिटी ऑफ द अबव पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू मिस्टर एक्स। तो बी देखते हैं हम। अंडर सेक्शन 2 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में रेमुनरेशन जो पेबल होगी मैनेजर पर्सनल को, वो लिंक्ड होगी उसकी इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी से। 197(3) जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि वेयर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेन्योर ऑफ मैनेजर पर्सन एक कंपनी के प्रॉफिट नहीं है या उसके प्रॉफिट इनएजुकेट है, तो वो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के पे कर सकता है रेमुनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन, जो कि एक्सीडिंग नहीं होगी 120 लैक्स इन द ईयर। इन केस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जो है 100 से 250 करोड़ रुपए, लिमिट डबल हो जाएगी एस आर पास हो गया अगर, तो अगर अपॉइंटमेंट जो है इस फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो प्रोराटा हो जाएगी। फॉर द फॉरगोइंग प्रोविजन कंटेन इन शेड्यूल 5 120 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी, 50 लाख दिया गया है, वैलिड है और एज अंडर द सेड शेड्यूल उसको एंटाइटल्ड है रेमुनरेशन 120 लाख पर ईयर की। एंड हिज टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ द रेमुनरेशन एज पर शेड्यूल 5। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सी पार्ट पे। इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी XBRL मोड and by using the XBRL taxonomy decide whether the following companies are required to file the financial statement in the said mode as per the provisions of section 137 of the Companies Act 2013। लकी धन लिमिटेड जो कि एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और दूसरा केस है मेसर्स स्पाइन लिमिटेड विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज आई इंड एस से बनाने पड़ रहे हैं उसे रूल्स 2015। देखते हैं XBRL टैक्सोनॉमी ने एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। तो एज पर रूल 3 जो है कंपनीज का फाइलिंग और डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, XBRL की फुल फॉर्म है, रूल्स 2015। कुछ प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी को शेल फाइल कर सकती हैं देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस सेक्शन विद द रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म में AOC 4 में XBRL गिवन इन Annexure 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 यूजिंग द XBRL टैक्सोनॉमी। हाइवर कंपनीज जो प्रिपेयर कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द कंपनीज रूल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, वो फाइल करेगी अपनी स्टेटमेंट यूजिंग द टैक्सोनॉमी प्रोवाइडेड इन Annexure 2। और कंपनीज जो प्रिपेयरिंग कर रही है देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर कंपनीज इंडियस रूल्स 2015 शेल फाइल करेगी स्टेटमेंट्स यूजिंग द टैक्सोनॉमी प्रोवाइडेड इन Annexure 2A ऑफ द सेड रूल्स। आल्सो जो NBFC है हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है और कंपनीज जो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी फ्रॉम फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस रूल। इन द लाइट ऑफ एफर्ट्स क्योंकि लकी धन लिमिटेड NBFC है, सो उसे फाइल नहीं करना है, और मेसर्स स्पाइन लिमिटेड जो कि रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज इंड एस से हो रही है, वो फाइल करेगी टैक्सोनॉमी प्रोवाइडेड इन Annexure 2A एंड दैट इज XBRL मोड। डी पार्ट देखते हैं। ABC लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 80 करोड़ की है और नेटवर्थ जो है 120 करोड़ का है। 31 मार्च 2018 को उन्होंने प्रपोज किया रेस फंड रेस करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम, और इशू करके इक्विटी शेयर को अंडर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट स्कीम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट स्कीम। आंसर करो फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेबी।
इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। QIPS स्कीम है कोई, उसके रिलेटेड हमें बताना है रेगुलेशन के हिसाब से। व्हाट आर द कंडीशन, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कंपनी को, वो इट कैन मेक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन रेज्ड बाय द कंपनी, और अंडर द प्रपोज इश्यू ऑफ शेयर। देखते हैं आंसर इसका। कंडीशंस क्या है QIPS स्कीम के लिए। रेगुलेशन 82 में दी गई है सेबी की, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एक लिस्टेड इशूअर जो है मेक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अगर वो सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग कंडीशन। एक एसआर अप्रूविंग द QIPS पास होना चाहिए शेयर होल्डर के द्वारा, और इक्विटी शेयर ऑफ द सेम क्लास विच आर प्रपोज टू बी अलॉटेड थ्रू QIPS और परसेंट टू कन्वर्जन और एक्सचेंज या eligible securities offered through qualified institution placement have been listed on a recognized stock exchange having nationwide trading terminal for a period of at least 1 year prior to the date of issuance of notice to its shareholder for convening the meeting to pass the SR। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि इक्विटी शेयर जो है सेम क्लास के जो कि प्रपोज किए गए हैं अलॉट करने के लिए थ्रू QIPS स्कीम के द्वारा, या परसेंट टू कन्वर्जन करके, या एक्सचेंज ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज़ के बदले में ऑफर थ्रू QIPS, वो लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हो कम से कम 1 साल के लिए प्रायर टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। नोटिस के इशुएंस के डेट से शेयर होल्डर को फॉर कन्वेनिंग द मीटिंग टू पास द SR पास करने से 1 साल पहले ही वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। इट इज़ इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट में कंप्लायंस में होनी चाहिए ये, जो कि स्पेसिफाइड है इन द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। इन द स्पेशल रेजोल्यूशन इट शैल बी अमंग अदर रेलेवेंट मैटर्स specified that the allotment is proposed to be made through qualified institutions placement and the relevant date referred to in subclause 2 of clause C of regulation 81 shall also be satisfied। ये कुछ रेगुलेशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्या है अमाउंट रेज्ड में, रेगुलेशन 89 में दिया गया है, वो 82 में था। तो एग्रीगेट जो है प्रपोज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट का और ऑल प्रीवियस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट का जो कि इश्यूअर के द्वारा की जा रही है इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 times द नेटवर्थ ऑफ द इश्यूअर ऑफ द एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और इस केस में जो नेटवर्थ है ABC लिमिटेड की वो 120 करोड़ रुपए है, इसलिए जो मैक्सिमम अमाउंट जो कि रेस किया जा सकता है कंपनी के द्वारा अंडर द प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर वो 600 करोड़ रुपए होगा, 5 times हो सकता है। ई पार्ट देखते हैं हम। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, स्टेट करो पीरियड जिसमें जो इंडिविजुअल है वो सेल करना चाहिए रिलायंस फॉरेन एक्सचेंज को ऑथोराइज पर्सन को अंडर क्लॉज A of subsection 1 of regulation 4 in respect of remuneration for services rendered in India। Would your answer change if the realized foreign exchange is in respect of monetary gifts? रेमुनरेशन को कब तक उसे रियलाइज करना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में, और अगर मॉनेटरी गिफ्ट होगा तो क्या आंसर चेंज होगा, ये देखते हैं हम। पीरियड के जो है सरेंडर करने का रिलायंस फॉरेन एक्सचेंज को, एक पर्सन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है वो सेल करेगा रिलायंस फॉरेन एक्सचेंज को ऑथराइज पर्सन को अंडर क्लॉज A ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 4 विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बिलो। फॉरेन एक्सचेंज ड्यू और एक्रूड एज रेमुनरेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड है वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, या इन सेटलमेंट ऑफ एनी लॉफुल एब्लिगेशन या इनकम ऑन एसेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया, या इनहेरिटेंस या सेटलमेंट या गिफ्ट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट में कर लेना चाहिए।
ऑल अदर केसेस में 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है। और आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, विद इन 7 डेज ही रहेगा, इफ द रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज इज इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट्स। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर था। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, मैं आगे पार्ट डालता रहूँगा इसके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।